आपका टीचर कहा और आज हम पढ़ेंगे डिमांड पार्ट 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे मार्केट फैक्टर्स के बारे में, राइट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग 5 फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, राइट। सबसे पहला फैक्टर हम लोग क्या पढ़े? प्राइस ऑफ द कमोडिटी या प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चौथा हम लोग पढ़े हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या टेस्ट एंड पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर। और लास्ट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। ये 5 इंडिविजुअल फैक्टर्स हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केट फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट फैक्टर्स क्या होता है? जो आपका पूरा एंटायर मार्केट को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम पॉइंट 6 से ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि सारा फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स ही है, इसीलिए आप वैसे नंबर 1 से भी शुरू कर सकते हैं, बट हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में जा रहे हैं। पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन को ऐसा भी समझ सकते हैं कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर है, ठीक है, या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट है। देखिए, पॉपुलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हायर पॉपुलेशन रहेगा, हायर द पॉपुलेशन, हायर विल बी द डिमांड। आपका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर पॉपुलेशन कम रहेगा तो आपका डिमांड कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन, ये पूरा मार्केट को अफेक्ट करता है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 में, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो पॉपुलेशन हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग पी लिख दे रहे हैं, सिर्फ पी, या आप पी ओ पी यू भी लिख सकते हैं, जो भी आपका ठीक लगे, या पी ओ लिख सकते हैं सिर्फ, मगर हम ओ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ओ को हम लोग ज़्यादातर ज़ीरो समझते हैं इसीलिए, और पी ज़ीरो का फिर फ्यूचर में काम आता है, बस। तो सिर्फ इसीलिए पी रहने दे रहे हैं, पी से आपका पॉपुलेशन हो जाएगा। नंबर 7 में आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझने के लिए हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे आपका 2 कॉन्सेप्ट है, एक है सब्सिडीज़। अगर सब्सिडीज़ दिया जाएगा आपको, फॉर एग्जांपल, तो ज़ाहिर है आपका डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर आपका टैक्स चार्ज किया जाएगा आपको, तो आपका डिमांड घट जाएगा। If subsidies is being provided by the government, then automatically the demand increases. And if uh, government charges higher amount of taxes या higher rate of taxes, तो आपका डिमांड कम हो जाएगा। इसमें सिंप्लिसिटी सब्सिडीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है? सब्सिडीज एक तरीके का डिस्काउंट है। आप देखिएगा आपको एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह में आपको सब्सिडी मिलता है, या बहुत सारा कंज्यूमर्स है जो आप फार्मर्स के हिसाब से आप कंज्यूमर को समझ सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर तो है मगर एग्रीकल्चरल गुड्स का, मगर वो कंज्यूमर है रॉ मटेरियल्स का। जैसे उसको ट्रैक्टर खरीदना है या उसको फर्टिलाइजर्स खरीदना है, तो उस बेसिस में वो कंज्यूमर हुआ, तो वो जिसे खरीद रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो सब चीज़ में उसको सब्सिडी प्रोवाइड करता है, एक तरीके का डिस्काउंट। कि अगर 1 लाख का ट्रैक्टर है, सॉरी 10 लाख का ट्रैक्टर है या 8 लाख का ट्रैक्टर है, तो उसमें 2 लाख 4 लाख का डिस्काउंट दे देगा सब्सिडी के तौर पे। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड का बढ़ जाना, क्योंकि आपका डिस्काउंटेड प्राइस हो गया है और दाम कम हो चुका है। टैक्स सिमिलरली अगर कंज्यूमर से ज़्यादा चार्ज करेगा तो हम लोग डिमांड कम कर देंगे, सिंपल एज दैट। ये पॉइंट नंबर 7 हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसको हम लोग जीपी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका पॉपुलेशन से पी हो गया है, और जी पी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया।
नेक्स्ट आते हैं कॉइन नंबर 8 में। यहाँ पर आप कंज्यूमर क्रेडिट बोल सकते हैं। कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स क्रेडिट, ठीक है, या क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह भी पॉइंट का नाम हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर क्रेडिट इजीली अवेलेबल है, मतलब आप जो बैंक से लोन वगैरह लेने जा रहे हैं बहुत आराम से अवेलेबल है, ठीक है। क्रेडिट 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 इज इजीली इज इजीली अवेलेबल, तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर इट इज नॉट इजीली अवेलेबल, इफ इट इज नॉट easily अवेलेबल, तो ऑटोमेटिकली आपका डिमांड घट जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, एकदम इजी पॉइंट था। हम थोड़ा रश कर रहे हैं क्योंकि वरना पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिमांड कहीं से, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में आते हैं। पॉइंट नंबर 9, टोटल 5 5 10 पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि आपको इंडिविजुअल फैक्टर्स मार्केट फैक्टर्स दोनों का समझना बहुत ज़रूरी है, बस इसीलिए, और कोई ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं। सीजनल फैक्टर्स में आ जाते हैं। सीजनल फैक्टर्स, देखिए कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जो सीजन के हिसाब से बिकता है, इसका एक वक्त होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल विंटर्स में जैकेट और स्वेटर का डिमांड होता है, तो वो सिर्फ विंटर ही में होता है। गर्मी में कोई भी आप इंसान को नहीं देखिएगा कि जैकेट और स्वेटर जाके खरीद रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग विंटर्स ड्यूरिंग विंटर्स डिमांड फॉर सॉरी quantity demanded for jackets and sweaters increases, ठीक है। इंक्रीजेस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम एक बार बस बता दे रहे हैं। डिक्रीजेस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग को ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग हिसाब से, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो ड्यूरिंग विंटर्स आपका डिमांड फॉर स्वेटर्स एंड जैकेट्स बढ़ जाता है। समर्स के दौरान आप अगर ध्यान दीजिएगा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है। लास्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 जिसका नाम है फैशन, या आप कल्चरल, सोशल या कल्चरल नॉर्म्स भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में हम फैशन ही बोलते हैं। फैशन से मतलब ये होता है कि एक कुछ कुछ वक्त में कुछ कुछ फैशन का नया स्टाइल और इन्वेंशंस और इनोवेशंस आते ही, और ज़्यादातर कंज्यूमर उस फैशन के लिहाज से उस चीज़ को खरीदते हैं, और वो ट्रेंड में जब आ जाता है, तो अब जब ट्रेंड में कॉन्सेप्ट आता है, फैशन का बात करते हैं, तो उस चीज़ का पर्टिकुलरली डिमांड बढ़ जाता है फैशन या ट्रेंड के मुताबिक, उस हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल अभी फैशन में क्या है, अभी फैशन में आपका चला हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी फैशन में क्या है, अभी आपका फैशन में चला हुआ है, क्या है फैशन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेंड है। हाँ, उसको आप टेक्नोलॉजिकल बेसिस में भी जा सकते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दे रहे हैं स्पेसिफिकली, मगर
हमको फैशन का एग्जांपल देना है। फैशन में आप कपड़ा वगैरह क्लोथिंग्स वगैरह में भी जा सकते हैं कि क्या चीज़ का फैशन है, उस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी। तो हम अभी फ़िलहाल हमको कुछ एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा फैशन से रिलेटेड, बट ट्रेंड के मुताबिक अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ट्रेंड है, ठीक है? तो जो भी फैशन रहेगा उस हिसाब से आपका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है? डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द फैशन और कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है? ये हो गया हम लोग का फाइनल 10 टोटल फैक्टर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ डिमांड फंक्शन? अच्छा, फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में एफ एन ऐसे लिखते हैं। फंक्शन शॉर्ट में, जैसे इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो ई क्यू एन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ये लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है? ये इक्वेशन होगी। इक्विलिब्रियम ई क्यू एन, तो लास्ट में जो भी अल्फ़ाबेट है, इक्विलिब्रियम का लास्ट में एम है, तो आप एम ऊपर में लिख कर हल्का सा डैश दे दीजिए। इक्वेशन लास्ट में स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन लिख के डैश दे दीजिए। फंक्शन है तो इस हिसाब से शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किया जा सकता है। खैर, हम डिमांड फंक्शन में आ जा रहे डायरेक्टली। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन shows a functional relationship between the demand for a commodity and its determinants, ठीक है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स फैक्टर्स। तो it shows a functional relationship between the demand for a commodity and its determinants या फैक्टर्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? ये हो गया हम लोग का डिमांड फंक्शन, मगर इसका फंक्शनल फॉर्म क्या है, इक्वेशन क्या है, वो समझ लेते हैं। इसका फंक्शनल फॉर्म है डी एन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ f1 comma f2 comma f3 comma डॉट 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 डॉट। अब f1 f2 f3 क्या है? हम लोग सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ पी एन कॉमा पी एन माइनस वन कॉमा एम कॉमा टी कॉमा ई डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या लिखा है आपको पता है? पी एन मतलब हम इसीलिए नोटेशंस दे रहे थे। पी एन मतलब हो गया आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी एन, पी एन माइनस वन मतलब प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एम मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई मतलब कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, डॉट 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 जो जा रहा है इसका मतलब है कि और भी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है डिमांड को। देखिए, हम ये पूरा कॉन्सेप्ट को जो लिखा है
ये जो आप DN लिखे हैं, इसका मतलब होगा डिमांड, DN मतलब डिमांड और कमोडिटी स्मॉल एन। ये जो आप स्मॉल f लिखे हैं, इसका मतलब होगा फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप। और बाकी जो आप लिखे हैं, पी एन का मतलब क्या है, Pn-1 का मतलब क्या है, फिर आपका m का मतलब क्या है, P मतलब क्या है, E मतलब क्या है, G मतलब क्या था, GP मतलब क्या था। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग बाकी का भी लिखने भूल गए कि फैशन को F से बोल सकते हैं, सीजनल फैक्टर्स को, कंज्यूमर्स क्रेडिट को C बोल सकते हैं, C बोल सकते हैं कंज्यूमर्स क्रेडिट को, C से कुछ है नहीं। सीजनल फैक्टर्स को हम लोग S लिख सकते हैं या F लिख सकते हैं। ठीक है, मगर F नहीं लिख रहे क्योंकि F से फैशन दे देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सीजन हो गया और F से आपका हो गया फैशन। तो ये सारा फैक्टर्स, ठीक है, ये सारा फैक्टर्स, ये सारा फैक्टर्स कैसे डिमांड से रिलेटेड है, वही फंक्शनल फॉर्म है उसका, वही फंक्शनल रिलेशनशिप है कि ये फैक्टर्स आपका डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे डिमांड फंक्शन। क्लियर? ठीक है, तो ये सारा का मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एन, प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉल एन, prices of related goods Pn-1, prices of related goods। ठीक है, फिर आपका M से इनकम है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। हम पूरा नहीं लिख रहे क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जा रहा है आपका। गवर्नमेंट पॉलिसीज है, GP, गवर्नमेंट पॉलिसीज है। और जी मतलब क्या था, जी मतलब आई थिंक कुछ नहीं था, हम कुछ और लिख दिए होंगे। जी से तो कुछ नहीं था, पॉपुलेशन था, सॉरी, सिर्फ पी था। ठीक है, तो सिर्फ पी आप लिख सकते हैं, पॉपुलेशन। यहाँ पे आप सिर्फ पी लिख सकते हैं, पी मतलब पॉपुलेशन हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डिमांड फंक्शन खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।